Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MEG06 यानी कि अमेरिकन लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए फाइनल रिवीजन करेंगे। अगर आपने अभी तक इस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। अगर आपने अभी तक अपने MEG कोर्सेज के नोट्स एंड उनके गेस्ट पेपर्स को अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप मेरी टीम के इस नंबर पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप करके अपने MEG कोर्सेज के जो गेस्ट पेपर्स हैं साथ ही साथ उनके जो नोट्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है इसके अंदर आपको क्रिटिकली इवेलुएट करने हैं द फीचर्स ऑफ प्यूरिटेनिज्म एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में प्यूरिटेनिज्म क्या है उसके बारे में आपको बताना है। सो प्यूरिटेनिज्म प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अर्ली अमेरिकन लिटरेचर। तो शुरुआत में जो अमेरिका में लिटरेचर लिखा गया उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो है प्यूरिटेनिज्म प्ले करता है। द प्यूरिटेन्स वर डीपली रिलीजियस पीपल। ये कौन होते थे? ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होते थे हु बिलीव दैट लाइफ शुड बी गाइडेड बाय स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज़ एंड ओबीडियंस टू गॉड। जो हमारी लाइफ है उसके अंदर हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें ईश्वर के प्रति हमें पूरा आज्ञाकारी बनना है। तो दे वर डीपली रिलीजियस पीपल। एज अ रिजल्ट अमेरिकन लिटरेचर ऑफ द अर्ली पीरियड रिफ्लेक्ट सीरियसनेस, डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि शुरुआती सालों में जब अमेरिकन लिटरेचर लिखी गई तो वहाँ पे हमें रिलीजियस बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो वन मेजर फीचर ऑफ प्यूरिटेनिज्म इन अमेरिकन लिटरेचर इज डीप रिलीजियस फेथ। तो सबसे बड़ा जो मेन फीचर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है? डीप रिलीजियस फेथ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि प्यूरिटन जो राइटर्स थे वो ईश्वर में विश्वास किया करते थे और उनकी राइटिंग्स मोस्टली सिन, सेल्वेशन और गॉड के जजमेंट को लेकर ही हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल जोनाथन एडवर्ड्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड प्रेजेंट गॉड एज पावरफुल एंड फ्राइटनिंग। तो यहाँ पे उन्होंने गॉड को कैसा दर्शाया है? पावरफुल और फ्राइटनिंग दर्शाया है, और ह्यूमन बींग को सिंफुल एंड हेल्पलेस। So while this gives seriousness to literature, it also creates fear and emotional pressure। तो भले ही ये लिटरेचर के अंदर एक प्रकार की सीरियसनेस को जगा रहा है बट ये फियर को और इमोशनल प्रेशर को भी दर्शा रहा है। तो पहला फीचर आपका क्या हो जाएगा? डीप रिलीजियस फेथ जो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बिलीफ इन प्री डेस्टिनेशन। ठीक है, सो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर is the belief in predestination. Puritans believed that God had already decided who would be saved and who would be punished. तो यहाँ पे इनका विश्वास है कि गॉड ने पहले ही डिसाइड किया है कि किसको सेव करना है और किसको पनिश करना है। एंड दिस बिलीफ क्रिएटेड इनर टेंशन एंड एंजाइटी इन द पीपल। और इसकी वजह से लोगों को एंजाइटी होती है एंड ये हमें प्यूरिटन डायरीज एंड सरमन्स में देखने के लिए भी मिलता है। दो दिस एड साइकोलॉजिकल डेप्थ टू लिटरेचर, इट ऑल्सो शोज अ लैक ऑफ होप एंड फ्रीडम। तो क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड किया हुआ है तो इस वजह से आपको उनकी राइटिंग्स में होप एंड फ्रीडम की कमी देखने के लिए मिलेगी। प्यूरिटन लिटरेचर इज ऑल्सो मॉरलिस्टिक एंड डाइडैक्टिक, यानी कि जो मोस्ट राइटिंग्स है उनका एम है हमें मॉरल वैल्यूज़ को सिखाना, लोगों को सिंफुल बिहेवियर के प्रति वार्न करना। प्लेजर, लग्जरी एंड एन्जॉयमेंट, इन सभी को एज अ इविल देखा जाता है। दिस मेक्स द लिटरेचर सीरियस एंड पर्पसफुल बट एट द टाइम इट बिकम्स प्रीची एंड लिमिट्स क्रिएटिविटी। अनदर फीचर इज द सिंपल एंड प्लेन स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे आपको प्यूरिटन लिटरेचर का दूसरा जो फीचर है वो क्या देखने के लिए मिलता है? सिंपल और प्लेन राइटिंग देखने के लिए मिलता है। दे अवॉइडेड डेकोरेटिव लैंग्वेज, मतलब कुछ भी ऐसी अलंकारिक भाषा का वो प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास है कि सिंप्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंप्लिसिटी से वी विल बी गेट क्लोजर टू गॉड एंड वी विल नो अबाउट द ट्रूथ। So William Bradford's of Plymouth Plantation is written in a simple and direct style. This clarity is effective but it lacks imagination and artistic beauty। तो ये clarity तो effective थी बट इस वजह से आप देखते हो कि उनकी राइटिंग में आपको ज़्यादा कुछ भी आर्टिस्टिक स्टाइल्स, आर्टिस्टिक ब्यूटी आपको वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी।
सो प्यूरिटन राइटर्स ऑल्सो फोकस्ड अ लॉट ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन, तो वो सेल्फ एग्जामिनेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, वो सवाल उठाते हैं लोगों के फेथ और बिहेवियर पे, एंड इनकी हैबिट रहती है हमेशा इंट्रोस्पेक्शन लेटर की, जो कि इनका अमेरिकन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर बनता है. सो इन लेटर अमेरिकन लिटरेचर प्यूरिटेनिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड रेदर देन सपोर्टेड. तो हम क्या देखते हैं कि फिर बाद में जब प्यूरिटेनिज्म को क्या करा जाने लग गया गाइज, क्रिटिसाइज करा जाने लगा. मतलब वो जो पहले मैंने आपको बताया वो अर्ली टाइम की बात है, एंड ये आपका लेटर का हो जाता है. सो राइटर्स लाइक नैंथियन हॉथॉर्न एक्सपोज द हिपोक्रेसी एंड क्रुएलिटी ऑफ द प्यूरिटन सोसाइटी. तो इस सोसाइटी की सारी जो क्रुएलिटी है वो दर्शाई जाती है. स्कारलेट लेटर में वो शो करते हैं कि कैसे जो स्ट्रिक्ट मॉरल लॉज होते हैं वो इंडिविजुअल्स को हार्म करते हैं, एंड स्पेशली वो हैं वुमेन को हार्म करते हैं. So this critical approach proves that Puritanism had both positive and negative effect. In conclusion, Puritanism strongly influenced American literature. तो final conclusion में आप क्या बताओगे कि American literature को Puritanism ने कितना इफेक्ट किया है. ओके, तो इसमें आपको रिलीजियस सीरियसनेस, मॉरल डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, साइकोलॉजिकल डेप्थ, ये सब देखने के लिए मिलता है. Now at the same time its rigidity, fear of sin and lack of emotional freedom limited literary expression. तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा rigidity है, इस वजह से आपको इसमें किसी भी तरीके का लिटरेरी एक्सप्रेशन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो देखो प्यूरिटेनिज्म से ना एक क्वेश्चन आपको गाइस एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा. अगर आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज करते हो ना, तो आप जो है यूट्यूब के पीडीएफ्स भी मांग सकते हो. जो अभी रिसेंट वीडियोज़ मेरे आते हैं तो वो मैं गेस्ट पेपर के साथ ही प्रोवाइड करवा देती हूँ स्टूडेंट्स को. ओके, सो अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा तो यू नीड टू बाय द गेस्ट पेपर, जिसके अंदर भी आपको सेम ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बट एक आधा क्वेश्चन आपको अलग भी मिल सकता है. अब दोस्तों हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको स्कारलेट लेटर के बारे में बताना है. जो अभी मैंने ऊपर बताया कि स्कारलेट लेटर के अंदर हैथॉर्न ने जो है नथानियल हैथॉर्न ने क्या करा हुआ है, स्कारलेट लेटर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे जो स्ट्रिक्ट मॉरल लॉज होते हैं वो इंडिविजुअल्स को हार्म करते हैं. तो सेम उसी के बारे में हम यहाँ पे भी बात करेंगे. सो इन नथानियल हैथॉर्न द स्कारलेट लेटर, द मीनिंग ऑफ स्कारलेट लेटर, a change with time. At first it is a symbol of shame, but gradually it gains deeper and more complex meaning. तो starting में it was a symbol of shame. This change reflect Hawthorne's criticism of Puritan society and its rigid moral system. तो overall in the Scarlet Letter जो हैथॉर्न है वो प्यूरिटन सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और प्यूरिटन सोसाइटी का जो रिजिड मॉरल सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं. In the Puritan society, the letter A stands for adultery. It is meant to punish and shame Hester Prynne publicly for her sin. She is treated as an outcast and constantly judged by the community. तो यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे एक फीमेल है, उसके बारे में बात हो रही है कि उसको सज़ा दी जाती है, उसको जज किया जाता है. At this stage, the letter represents sin, guilt and social condemnation. It also exposes hypocrisy of Puritan society. तो प्यूरिटन सोसाइटी की पूरी हिपोक्रेसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी. हेस्टर इज पनिश्ड ओपनली वाइल डिमेसडेल हु इज इक्वली गिल्टी इज रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड. इसके बाद विद टाइम द मीनिंग ऑफ द लेटर चेंजेस बिकॉज हेस्टर्स कैरेक्टर एंड एक्शन. तो बाद में हम देखते हैं कि इस लेटर का मीनिंग चेंज हो जाता है. शी लिव्स अ डिग्निफाइड लाइफ. नाउ अब वो बाद में क्या करती है, जब ये लेटर मिलता है, ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ द लेटर चेंजेस बिकॉज हेस्टर्स कैरेक्टर विद एंड एक्शंस विद टाइम शी गेन्ड डिग्निफाइड लाइफ. वो ऑनेस्टली काम करने लग जाती है. नाउ यहाँ पे जो अ का मतलब है, ए जो आ रहा है यहाँ पे वो एबल के लिए स्टैंड करेगा. एबल यानी कि अब यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है. द लेटर बिकम्स अ सिंबल ऑफ हर करेज एंड इंडिपेंडेंस रेदर देन शेम. The letter, the A also comes to represent identity and inner strength. Hester accepts the letter and makes it part of herself instead of running away from it. तो यहाँ पे जो हेस्टर है वो लेटर को एक्सेप्ट करती है और उसको अपना पार्ट बनाती है. सो थ्रू पर्ल द लेटर इज कनेक्टेड विद पैशन एंड नेचर एंड बाय द एंड ऑफ द नॉवल द मीनिंग ऑफ द स्कारलेट लेटर्स बिकम अनसर्टेन एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन. कि अब जो है रीडर्स खुद उसको इंटरप्रेट करेंगे कि उसका क्या मतलब है. अब उसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं रहा है. दिस शोज दैट moral symbols are not absolute but change with time and perspective. So in the final conclusion, the scarlet letter evolves from a sign of shame to a symbol of strength, identity and moral complexity. This shifting meaning gives the novel its lasting relevance and highlights Hawthorne's criticism
ऑफ रिजिड सोशल जजमेंट। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या किया गया है कि जो हैथॉर्न है उन्होंने स्कारलेट लेटर के माध्यम से प्यूरिटन सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है। लेटर ए के बारे में आप बताओगे इसके अंदर कि लेटर ए एक बार एडल्ट्री के लिए फोकस कर रहा है, दूसरी बार एबल के लिए फोकस कर रहा है, एंड फाइनली इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल के आता और ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। नाउ द स्कारलेट लेटर बाय द नेथेनियल हैथॉर्न इज बोथ अ क्रिटिक एंड एफर्मेशन ऑफ यूटोपिया। आपको ये डिस्कस करना है। तो यूटोपिया इज एन इमेजिन्ड आइडियल सोसाइटी वेयर पीपल लिव इन पीस, हार्मनी एंड मॉरल ऑर्डर। तो ये वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा कि यूटोपिया क्या होता है गाइस। तो यूटोपिया का मतलब ये होता है एक आइडियल सोसाइटी जहाँ पर लोग पीस में, हार्मनी में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ पे यूटोपिया में लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे बट लोग जो है वैल्यू करेंगे चीज़ों की, मॉरल डिसिप्लिन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्कारलेट लेटर में नेथेनियल हैथॉर्न प्रेजेंट करते हैं प्यूरिटन सेटलमेंट एज अ यूटोपियन एक्सपेरिमेंट। द प्यूरिटन केम टू अमेरिका टू बिल्ड अ परफेक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो यहाँ पे वो दिखाते हैं कि ये जो प्यूरिटन लोग आके यहाँ पे सेटल होते हैं ये एक यूटोपियन एक्सपेरिमेंट था, यानी कि वहाँ पर एक परफेक्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट था। The Puritan came to America to build a perfect Christian community based on religious purity. तो वो अमेरिका क्यों आते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्ड अ परफेक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी जहाँ पे आपको रिलीजियस प्योरिटी, डिसिप्लिन, ओबीडियंस टू गॉड ये सब देखने के लिए मिलेगा। सो ऑन द सर्फेस दिस सोसाइटी एम्स एट मॉरल परफेक्शन मेकिंग इट अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस यूटोपिया। तो एक तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो प्यूरिटन सोसाइटी है वो रिलीजियस यूटोपिया स्थापित करने की कोशिश करती है। लेकिन इन द स्कारलेट लेटर आप क्या देखते हो कि हैथॉर्न इसको क्रिटिसाइज करते हैं। द सोसाइटी इज शोन एज हार्श, इंटॉलरेंट एंड डीपली जजमेंटल। तो सोसाइटी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल दिखाया है। हेस्टर प्रेनी को जब पब्लिकली पनिश किया जाता है फॉर हर सिंस विच, जो यहाँ पे एक्सपोज करता है क्यूरलिटी बिहाइंड दी सो कॉल्ड परफेक्ट सिस्टम, कि ये कहे जाने वाले परफेक्ट सिस्टम के पीछे जो ये क्रूएलिटी है उसको शो करता है। द emphasis on punishment rather than compassion shows that Puritan utopia fails to understand human weakness and emotion. So the novel also exposes the hypocrisy within this utopia. While Hester's sin is made visible through the Scarlet Letter, Dimmesdale's guilt remains hidden, and he is praised as a moral leader. This contrast shows that utopian society judges appearances. तो यहाँ पे जब आप एग्जाम्पल देके बताओगे कि हेस्टर का सिन स्कारलेट लेटर के माध्यम से दर्शाया गया है लेकिन यहाँ पे जो डिमेसडेल है उसका गिल्ट छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फ्लॉज देखने के लिए मिल रहे हैं। हैथॉर्न प्रेजेंट करता है प्यूरिटन सोसाइटी को एज अ फॉल्स और फेल्ड यूटोपिया, कि यहाँ पे आपको कोई भी यूटोपिया देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब झूठ है। तो एट द सेम टाइम द स्कारलेट लेटर ऑल्सो अफर्म्स द आइडिया ऑफ यूटोपिया in a different and more human form. So through Hester's character, Hathorne suggests the possibility of a better society based on sympathy, forgiveness and individual freedom. तो स्कारलेट लेटर के माध्यम से वो बताते हैं, हेस्टर के कैरेक्टर के माध्यम से वो दिखाते हैं कि हाँ पॉसिबल है, एक बेटर सोसाइटी को स्थापित करना पॉसिबल है। बेटर सोसाइटी कैसी? जहाँ पे सिंपथी होगी, जहाँ पे लोग के पास इंडिविजुअल फ्रीडम होगी। तो हेस्टर का कंपैशन, इंडिपेंडेंस और उसके जो प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं, ठीक है, वुमेन को लेकर, वो पॉइंट करते हैं फ्यूचर मॉरल यूटोपिया के ऊपर that is more flexible and understanding. So the forest as opposed to the town also represent freedom and honesty. It become a space. तो यहाँ पे जहाँ पे natural emotions, truth सब कुछ exist करता है। In the conclusion, the Scarlet Letter is both a critic and an affirmation of utopia. Hathorne criticizes the Puritan utopia for its rigidity, hypocrisy and cruelty, but he also affirms that human desire for a better world बेस्ड ऑन लव, फ्रीडम एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें उन्होंने दर्शाई हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो कि एमिली डिकिंसन की पोइट्री से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको फेमिनिस्ट वॉइसेस बतानी है कि मतलब क्या क्या फेमिनिस्ट मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। सो एमिली डिकिंसन्स पोइट्री कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग बट सटल फेमिनिस्ट वॉइस even though she was not a formal or a political feminist. But writing in the 19th century, a time dominated by the patriarchal values, Dickinson questions traditional ideas about women, marriage, creativity and authority.
तो वो कहीं से भी एक फॉर्मल और पॉलिटिकल फेमिनिस्ट नहीं थी, बट 19th सेंचुरी में जब वो लिखती हैं तो वो सवाल उठाती हैं वुमेन्स के मैरिज को लेकर, रिलीजन को लेकर। उनकी पोइट्री वुमेन के स्ट्रगल्स को पूरा डिस्क्राइब करती है, वुमेन के लाइफ के स्ट्रगल्स अबाउट आइडेंटिटी, अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। सो वन ऑफ द मेजर फेमिनिस्ट कंसर्न जो आप देखते हो जहाँ पे वो अपनी पोइट्री के अंदर क्रिटिक प्रस्तुत करती हैं, critique of traditional gender role and marriage. So in the poems like I am wife, I have finished that, Dickinson presents marriage not as fulfillment but as the loss of freedom and individuality. तो यहाँ पे वो मैरिज को क्या दर्शा रही है कि मैरिज आपको फुलफिल नहीं करती है बल्कि आपकी इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है। द पोएम सजेस्ट दैट बिकमिंग अ वाइफ कैन बी कन्फाइनिंग, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी रिड्यूस हो रही है। So by questioning marriage as the ultimate goal for women, Dickinson challenged a central patriarchal assumption of her time कि मैरिज ही क्यों विमेंस के लिए अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ये सवाल उठा के वो पेट्रियार्कल टाइम पे जो अजम्पशंस थे उनको चैलेंज देती हैं। Another important feminist aspect is Dickinson concern with the silencing of women voices. So they shut me up in prose. She compares herself to the captive figure, suggesting how society restrict women intellectual and creative freedom, कि कैसे जो समाज है वो महिलाओं की इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव फ्रीडम पे रोक लगाता है। पोइट्री बिकम्स हर मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका उनका पोइट्री है। A way to assert her voice and autonomy in a world that tries to confine women to silence. Dickinson also foreground female consciousness and inner life के बारे में वो बात करती हैं, मतलब मेल डोमिनेशन के खिलाफ है वो। उनका पोइटिक स्टाइल काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो शी कैरीज फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस, डिकिंसन यूज ऑफ डैशेज, अनकन्वेंशन कैपिटलाइजेशन, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, ब्रेक अवे फ्रॉम, जो मतलब जो उस समय मेल राइटर्स जिस टाइप की पोइट्री लिखा करते थे, जिस टाइप का स्टाइल फॉलो किया करते थे, वो स्टाइल भी फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो वो उनसे डिफरेंट जाना चाहती हैं। सो इन द पोएम लाइक माई लाइफ हैड स्टूड अ लोडेड गन, डिकिंसन चैलेंजेस मेल अथॉरिटी इन इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल वे में। उन्होंने यहाँ पे मेल के अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठाया है। डिकिंसन ऑफन यूजेस मेटाफर एंड सिंबलिज्म टू एक्सप्रेस फेमिनिस्ट आइडिया इनडायरेक्टली, डोमेस्टिक इमेजेस, नेचर, इन सब का यूज करती हैं वो। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन यू कैन से दैट एमिली डिकिंसन्स पोइट्री एक्सप्रेसेस feminist concerns through its critique of marriage, assertion of female voice, exploration of inner life। मतलब सारे तरीके से वो फेमिनिस्ट हैं और वुमेन्स के लिए सेल्फहुड, स्पिरिचुअल डेप्थ की बात करती हैं, इवन विदाउट ओपनली डिक्लेयरिंग हर सेल्फ अ फेमिनिस्ट। तो ओपनली शी नेवर डिक्लेयर्ड हर सेल्फ दैट शी इज़ अ फेमिनिस्ट, बट उनके आइडियाज़ आपको फेमिनिस्ट वाले ही देखने के लिए मिलते हैं। ओके इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ बतानी है अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज की। सो द अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी, इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन राइटर्स बट शेप्ड बाय अमेरिकन कल्चर, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। तो 19th सेंचुरी में जब हम अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज को देखते हैं तो वहाँ पे आपको यूरोपियन राइटर्स का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, बट उसको पूरी शेप, उसका कल्चर, सोसाइटी, सब कुछ हिस्ट्री तो अमेरिका किया। So in the early 19th century, writers like Washington Irving used folklore, local color, imaginations का वो यूज़ करते हैं। Nathaniel Hawthorne moral and psychological depth ऐड करते हैं। 19th सेंचुरी में और भी हैं जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज को लिखा, ठीक है। यूनिटी ऑफ इफेक्ट के बारे में बात की। एंड 19th सेंचुरी में मार्क ट्वेन, ब्रेट हार्ट ने डेवलप किया रीजनलिज्म एंड रियलिज्म, ठीक है। ट्वेन स्टोरीज रिफ्लेक्टेड अमेरिकन सोसाइटी एंड ह्यूमर वाइल हार्ट फोकस ऑन फ्रंटियर लाइफ एंड लोकल कलर। सो इन द 20th सेंचुरी द शॉर्ट स्टोरी मैच्योर्ड फर्दर, फिर उसमें और भी आपके राइटर्स ऐड हो जाते हैं। यू नीड टू लर्न द नेम्स ऑफ द राइटर्स, तो आप उसको फिर डिस्क्राइब करोगे। सो इन द कंक्लूजन यू कैन से दैट द अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी ग्रू फ्रॉम अर्ली इमेजिनेटिव टेल्स टू मैच्योर लिटरेरी फ्रॉम एक्सप्रेसिंग यूनिकली अमेरिकन एक्सपीरियंसेस, कि उन्होंने कितना यूनिक वे में अमेरिकन एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे दर्शाया है। इट डेवलप्ड शोज ब्रेविटी, रियलिज्म, रीजनलिज्म, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, ये सारी चीज़ें वो शो करता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टोनी मॉरिसन का जो एटीट्यूड है, डिस्कस टोनी मॉरिसन एटीट्यूड टू फिजिकल ब्यूटी एज डिलिनिएटेड इन द नॉवल द ब्लूएस्ट आइज के बारे में आपको बात करनी है। सो इन द ब्लूएस्ट आइज
Toni Morrison shows that physical beauty is shaped by white Eurocentric standards and becomes a destructive force for black people। तो यहाँ पे टोनी मॉरिसन क्या सवाल उठाते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी जिसको गोरे लोग जिसको फिजिकल ब्यूटी मानते हैं, ये जो यूरोसेंट्रिक चीज़ है, यूरोप वाले जो जिसको ब्यूटी मानते हैं, वो ब्लैक पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया है। सोसाइटी टीचेस दैट ओनली लाइट स्किन, ब्लू आईज, स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर आर ब्यूटिफुल, मेकिंग ब्लैक फीचर्स सीम्स अगली। और ये तो आप आज भी देखते हो। सो मॉरिसन शोज हाउ दी स्टैंडर्ड्स हार्म्स कैरेक्टर्स लाइक पेकोला who desperately wishes for blue eyes believing they will make her loved and accepted, कि कैसे जो पेकोला है वो भी नीली आईज चाहती है। तो मॉरिसन हाईलाइट करते हैं कई सारे सेवरल की पॉइंट्स अबाउट द ब्यूटी, जैसे कि वाइटनेस को वेपनाइज किया गया है। तो ब्यूटी इज नॉट नेचुरल बट इम्पोज, वाइट आइडियल्स डोमिनेट मीडिया, डॉल्स एंड सोसाइटी, मेकिंग ब्लैक फीचर्स सीम inferior. Characters like Pecola internalize these standards, feeling shame or unworthiness. Her obsession with blue eyes leads to emotional collapse. एंड वाइट ब्यूटी सोशल एडवांटेज भी देती है लोगों को। मीडिया, फैमिली, स्कूल्स जो है वो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लोगों पे थोपना चाहते हैं। प्रेशर है इन स्टैंडर्ड्स को पाने का, ठीक है, ताकि ये जो इंट्रा रेशल कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो। ब्लैक कम्युनिटी के अंदर काफ़ी प्रेशर है, उनको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, जिसके ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपको बताना है स्नैपशॉट्स ऑफ अ डॉटर इन लॉ। इसके अंदर आपको कौन कौन से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स देखने के लिए मिलते हैं। तो एडरिन रिच स्नैपशॉट्स ऑफ अ डॉटर इन लॉ प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड द लिमिटेड पोजीशन गिवन टू वुमेन। द पोएम शोज हाउ वुमेन आर ट्रैप्ड। तो ये पूरी पोएम आपको दिखाती है कि कैसे जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक लाइफ में फंस जाती हैं। दे डोंट हैव फ्रीडम, दे आर साइकोलॉजिकली ऑप्रेस्ड। Written during the early period of second wave feminism, the poem reflect women growing awareness of their oppression। तो यहाँ पे ये भी दर्शाया गया है कि अब जो है महिलाओं के अंदर अपने ऑपरेशन को लेकर अवेयरनेस भी जाग चुकी है। सो वन इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट कंसर्न इन द पोएम इज डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट, कि महिलाएं केवल घर के काम करती हैं, उनके एम्बिशंस को दबा दिया जाता है, उनके आइडेंटिटी का लॉस होता है। The daughter-in-law has a fertile mind but it is not allowed to grow। उसका माइंड कितना भी फर्टाइल हो बट उसको आगे काम नहीं करने देते। वुमेन्स को बस केवल उनके फिजिकल जो अपीयरेंसेस होते हैं उनको लेकर ट्रीट किया जाता है। एंड पोएम दिखाती है लैक ऑफ यूनिटी, की महिलाओं के अंदर भी लाइक द मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ सेम सिस्टम में सफ़र कर रहे हैं बट एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो रिच कॉन्ट्रास्ट टू जनरेशन ऑफ वुमेन, द ओल्डर वुमेन रिप्रेजेंट साइलेंट सफरिंग वाइल द यंगर वुमेन शोज एंगर एंड डिससेटिस्फैक्शन। दिस सजेस्ट होप फॉर फ्यूचर चेंज एंड रेजिस्टेंस। सो गाइज आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं MEG 06 के अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आते रहें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपने गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हो, या फिर अपने लिए जो है चैप्टर वाइज नोट्स को भी आप परचेज कर सकते हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। सो दोस्तों अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।